वेलकम टू माय चैनल। आई एम नम्रता। आज हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस की वर्कशीट 15 और ये क्लास 7 की है। और यहाँ अपना नाम लिखिए, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अपना क्लास टीचर का नेम लिखिए। ठीक है, तो आज की हमारी जो वर्कशीट है बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। तो इक्वालिटी के बारे में पढ़ें। तो देखिए, इक्वालिटी मतलब समानता। ओके, कितना सब में इक्वालिटी हो, तो मतलब इस इक्वालिटी चैप्टर में आप ये देख सकते हैं कि ये हमें इक्वालिटी के बारे में बताएंगे, किस किस को इक्वालिटी मिलती है कि नहीं मिलती, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, यहाँ पे उनकी क्या है, एक फ़ोटो दिखाई गई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे चलिए, जो उनके कुछ शब्द हैं वो उन्होंने अपने मतलब कुछ शब्द यहाँ पे देखे हैं अपने लाइंस पे। ठीक है, तो चलिए उसे हम पढ़ते हैं। It is a graceful to live at the cost of one's self-respect। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या बोल रहे हैं। तो पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते तो इजी हो जाएगा समझने में। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट vital factor in a life. Without it, man is a capable to live warranty with self-respect. One has to overcome difficulties. It is out of hard and cashless struggle along that one drives strength, confidence, and recognition. Man is a mortal. Everyone has to die someday or the other, but one must resolve to lay down one life is enriching the noble ideas of self-respect and in bettering one's human life. Nothing is more disgraceful for a brave man than to live and life to avoid of self-respect. ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डॉक्टर जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यहाँ पे क्या बताया। तो यहाँ पे चलिए हम इसको क्या बता रखा है। तो इसमें ये बता रखा है कि हमें क्या होना चाहिए, अपने पे सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट देना। आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे पाओगे तो आप कुछ नहीं बन पाओगे। मतलब आपकी जो ज़िंदगी है वो कुछ नहीं होगी। जो देखिए, अब जो होती है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, तो हमें कुछ हार्ड स्ट्रगल भी करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। हमारी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, जो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है तो हमें क्या मिलता है, हमारी स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है। तो ये सब हमारा, तो हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं रहेंगे जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें ये चीज़ें चाहिए होती है जीने के लिए। ठीक है, everyone has to who died someday or the others must resolve to। अब यहाँ पे देखिए, अब हम दूसरे का मतलब हम दूसरों को सम्मान नहीं देंगे। अब जैसे अब दूसरों को हम सम्मान नहीं देंगे, हम क्या कर रहे हैं, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। सब पीपल्स को हमें क्या करना चाहिए, ग्रेसफुल मानना चाहिए और एक ब्रेव मैन की तरह अपनी जो लाइफ है उसको जीना चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक डॉक्टर भीम अंबेडकर जी ने यहाँ पे अपने कुछ शब्दों में कुछ लाइंस कही हैं कि हमें मतलब इनमें भी इन्होंने क्वालिटी का एग्जांपल दिया है कि हम अपनी रिस्पेक्ट भी करें साथ में और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करें। किसी को वो न किसी की ना, मतलब हम कह सकते हैं कि आप देखिए, आप उस इंसान को पसंद नहीं करते तो आप उसकी रिस्पेक्ट ही करेंगे नहीं। जिसकी भी लोअर कास्ट हो या फिर अपर कास्ट हो, सबकी करनी है आपको रिस्पेक्ट। कोई भी हो, एनीथिंग, सबकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। ओके, तो यहाँ पे ये बता रखा है उन्होंने, सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
to ensure equality। कुछ हमारे क्या है, इंडिया ने ऐसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इक्वालिटी के कुछ समाधान निकाले कि इक्वालिटी ज़्यादा ना हो, मतलब समानताएं, जैसे अभी हम अनश्योर हम कह सकते हैं कि मतलब इक्वालिटी पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा मतलब समान, मतलब किसी को हम सम्मान नहीं देते थे, मतलब लोअर कास्ट को हम उतना उनको अनटचेबल कर देते थे, ठीक है। तो उनको हम क्या कर देते थे, अनटचेबल, वो हमें छू नहीं सकते, तो हमारी जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ होता था, ठीक है। तो आज वो उस चीज़ को, जो हमारी गवर्नमेंट है वो उस चीज़ को हटाना चाह रही है, किसकी मदद से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से। तो यहाँ पे कुछ लॉ लगे हैं तो उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 4 लॉज दे रखे हैं तो उसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि जितने भी एवरी पर्सन, आपको वो उनकी जो ये लॉ हो उनको मानना है, ठीक है। सब भी, कोई भी पर्सन हो उसको हमें इक्वल ट्रीट करना है, किसी के साथ गंदा ट्रीट नहीं करना, ओके। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन्स, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ द बर्थ एंड जेंडर। तो यहाँ पे हमें उनको डिस्क्रिमिनेटेड किसी भी पर्सन को नहीं करना, उसकी जो रिलीजन्स हो, कास्ट हो, या फिर उसकी रेस हो, या फिर उसकी जो प्लेस बर्थ, उसका जन्म कहाँ हुआ हो, उसके लिए कुछ नहीं करना, वो लड़का है या लड़की है उस पर कुछ बेस नहीं करना, हमें किसी को डिस्क्रिमिनेटेड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे बता रखा है। और एवरी पर्सन हैज़ अ सेक्शन ऑफ पब्लिक प्लेस, किसी भी जो मतलब कहीं भी जो आदमी है वो कहीं भी जा सकता है, उसे कोई रुकावट नहीं है। और क्या है, अनटचेबिलिटी हैज़ अ बीन अबॉलिश्ड, मतलब जो अनटचेबिलिटीज़ है उसको हटा दिया गया। तो मतलब पहले के ज़माने में मैंने अभी अब बताया कि जो उनको क्या करते थे कि जो लोअर कास्ट होते थे उनको अलग, मतलब जो हम स्कूल की बात ले लीजिए, अब एक दिन क्या होता है कि एक बच्चा स्कूल जाता है, वैसे ही पढ़ा था मैंने, आप लोगों को बता दूं, तो स्कूल जाता है, उसमें क्या होता है कि और बच्चों को तो वो चटाई में बिठाते हैं, और उसको, जो एक बच्चा था उसकी लोअर कास्ट थी तो उसको वो चटाई से बाहर और क्लासरूम के बाहर बिठा देते हैं। तो ऐसे देखिए अब वो क्या हो रहा है, उसके साथ अनइक्वालिटी हो रही, मतलब उसको इक्वालिटी नहीं दी जा रही, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या देखकर, द टू वेज इन विच गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द क्वालिटी दैट इज granted in the constitution is first through laws and second through government programs and schemes to help advancement communities. There are several laws in India that project every person rights to be treated equal। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें बता रखा है, अब सिंपल सी बात है कि इसमें जो अभी मैंने बोला कि जो हमारी गवर्नमेंट है उस इक्वालिटी को, मतलब अनइक्वालिटी को हटाने के लिए कुछ लॉज बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लॉज बना दिए, स्कीम्स चला दी, जिससे उनको, जो उनके साथ जो ट्रीट हो रहा है, अनइक्वालिटी पर्सन के साथ ट्रीट हो रहा है वो हटे, ठीक है। तो हमारी जो सरकार है वो ऐसा कर रही है, ठीक है। अब स्कीम्स बहुत सारे स्टार्ट कर दिए, जैसे कि ये मिड डे मील का स्कीम है, ओके। तो पहले क्या होता था कि दिस प्रीफर्स टू द प्रोग्रामिंग introduced in all government elementary school to provide children with a cooked lunch. Tamil Nadu was the first state in the to produce this scheme, and in 2001 the Supreme Court and asked all state governments to begin these programs in their school within 6 months. This program has had many positive effects. This include the fact that more the poor children have begun enrolling and
regularly attend school. Teachers reported that earlier children would often go home for a lunch and they not return to schools, but now with the midday meal being provided in school, their attendance was improved. This programming has also helped and reduced the cost produced. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें क्या बता रखा है। अब मिड डे मील किस लिए स्टार्ट हुआ कि अब ये सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ है ये देखते हैं। अब मिड डे मील का सबसे बड़ा काम क्या था कि बच्चों को खाना देना, ठीक है, लंच के लिए खाना देना। तो ये सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 2001 सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था सभी स्टेट्स में लगाने के लिए। और ये जो सब पहले जब ओपन हुआ तो ये स्कीम 6 मंथ तक चली, ठीक है। और ये स्कीम क्यों चली? इससे कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आए, जैसे कि जो पुअर जो मतलब क्या कर सकते हैं कि पुअर चिल्ड्रन हैं, जो गरीब चिल्ड्रन हैं, उनको खाना मिल सके और वो जो भूखे पेट ना रहे। देखिए, अब वो खाना खाएंगे, एनर्जी मिलेगी, उनका पढ़ाई में ध्यान रहेगा, ठीक है। और उनसे और वो क्या होगा कि रेगुलरली वो स्कूल आएंगे। और यहाँ पे क्या है कि टीचर, अब वो क्या होगा कि टीचर रेगुलर स्कूल आएंगे, तो यहाँ पे मतलब सॉरी रेगुलर टीचर नहीं, यहाँ पे क्या होगा, बच्चे ज़्यादातर रेगुलरली आएंगे। और इसमें क्या होगा कि जो हमें जो कुछ जब मिड डे मील स्टार्ट नहीं हुआ था तो पहले क्या होता था कि कुछ बच्चे होते थे घर खाना लेने के जाते थे अपने होम, और वो वहाँ आते ही नहीं थे। मतलब उनकी जो मिड डे मील हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है कि जो आधे बच्चे स्कूल भी अपनी जो अटेंडेंस है उनकी इम्प्रूव्ड होते जा रही है, ठीक है। और इस जो प्रोग्राम का ये जो है हेल्प है, जो इस प्रोग्राम को किस लिए हेल्प करी जा रही है? कास्ट, ठीक है। तो कास्ट को हेल्प मिल रही है और जो बच्चे हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। मतलब खाना लेने जाते थे, फिर उसके बाद वो स्कूल वापस नहीं आते थे, ठीक है। तो हमने इसमें ये पढ़ा, आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने ये स्कीम्स चालू हुई, कुछ स्कीम्स यहाँ पे देखी हमने। और ऐसी फिर अब इस पास्ट में ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेनी पड़ी हमें। ये कुछ बहुत अनइक्वली ट्रीट करा दी यहाँ, मतलब यहाँ पे सर्वल सेंचुरीज़ में इतना आप पहले के ज़माने में जाएं, मतलब अब वहाँ के बारे में सुनेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे, इतनी अनइक्वलिटी होती थी, ठीक है। और यहाँ पे चलिए पढ़ते। व्हेन ट्रू पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेटेड इज अगेंस्ट द लॉ, they continue to treat people unequal on the basis their caste, region, place, differently able economic status and gender. It is only when people begin to believe that no one is unfair and that every person deserves to be treated with dignity and present attitudes can change. Is blasting equality in democratic society is a continuously struggle in which individual as well as various communities has to cooperate. अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि ये अब जो हमें इस पे बोला है, जो जितने भी ये मतलब हमारे जितने भी लॉ लगे हैं डिस्कशन के ऊपर के किस लिए लॉ लगे, क्योंकि क्या होता है कि कुछ बेसिस मतलब उनके साथ इक्वालिटी हो करी जाती है कास्ट के ऊपर, रीज़न के ऊपर, या फिर कुछ उनके इकोनॉमिक स्टेटस या फिर जेंडर के ऊपर, या लड़का है लड़की, ऐसे कुछ करा जाता था, ठीक है। अनइक्वालिटी करते तो हमें वो चीज़ नहीं करनी, लोगों के साथ वो चीज़ ट्रीट नहीं करनी,
ठीक है। सब इंसान एक जैसे हैं, ठीक है। तो हमें सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। किसी के साथ अच्छा ट्रीट करें तो आप किसी के साथ बुरा ट्रीट, नो, ये गंदी बात होती है। आपको सबको अच्छा मानना चाहिए, जैसे लड़का हो लड़की हो, कोई भी एक दूसरे को आप दोनों को अनइक्वालिटी नहीं करना चाहिए। मतलब आप लोगों हमें दूसरों को एक दूसरे को वो नहीं मानना चाहिए कि वो लड़की है तो कुछ वो नहीं कर सकती, ठीक है। ठीक है, जो ज़्यादातर लड़कों को पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा आगे भेजा जाता था, लड़कियों को कम ज़्यादा प्रोवाइड करते थे। तो ओके, तो अब हम यहाँ पे अब के ज़माने में बहुत फैसिलिटीज़ आगे बढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, हमें क्या करना है, इसमें हमने सीखा कि हमें अनइक्वालिटी किसी के साथ नहीं करनी, ठीक है। आपको सबको इक्वल ट्रीट करना है, ओके। तो हमने इस वर्कशीट से यही सीखा कि सबको आप इक्वली ट्रीट करें, वो लोअर कास्ट हो या फिर अपर कास्ट हो, वो मिडिल कास्ट हो, ठीक है। आप जितने भी कास्टेस हैं ब्राह्मण, ये सब बहुत सारे कास्टेस हैं, अति शूद्र और ये सारे जितने भी कास्टेस हैं, हमें इनमें किसी को भी हमें उनके कास्ट, रीज़न या फिर उनका जन्म कहाँ हुआ है, वहाँ पे उन्हें कभी भी अनइक्वल ट्रीट नहीं करना है। तो हमने ये सीखा। तो चलिए हम थोड़े क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने की। जो ये क्वेश्चंस है, जो ये क्वेश्चंस है ना, उनके आंसर्स करने की हम कोशिश करते हैं। मेंशन सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अनश्योर इक्वालिटी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है कि जितने भी मतलब अनश्योर इक्वालिटीज़ थी वो क्या डेवलप की थी। तो देखिए यहाँ पे डेवलप मतलब क्या क्या लाए थे, किस का उल्लेखन किया था। तो एक तो ये आप लिख सकते हैं, आप ये लिख लीजिए ये वाला, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस देयर रिलीजन्स कास्ट। पहले आप इधर से लिखिए, आप इसको लिखिए, सम प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनश्योर इक्वालिटी आर। अब आर के बाद जैसे आर अभी ख़त्म कर दोगे तो इसको करके एक पॉइंट में ऐसे आप लिखिए, ठीक है। क्या लिखना है, और नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस देयर रिलीजन्स कास्ट रेस प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर एंड एवरी पीपल इज़ इक्वल बिफोर लॉ। इसको मतलब पहले आपको फर्स्ट में ये लिख लीजिए, फिर सेकंड में ये लिख लीजिए, ठीक है। और आप लोग ये लिखना है कि अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। ये 3 आप लिख लीजिए, आपको ये भी लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, 4th ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हाउ डज मिड डे मील हेल्प टू अनश्योर इक्वालिटी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे अब मिड डे मील अब आप सोच सकते हैं कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो मिड डे मील जो स्कीम थी वो किस लिए चालू हुई थी, जो अनइक्वालिटी थी उसको हटाने के लिए, उसको समाधान, उसको जो मिड डे मील से कुछ हमें अनइक्वालिटी में कुछ इक्वालिटी लाने के लिए, जो अनइक्वालिटी हो रही थी, जो गरीब बच्चे थे मतलब वो खाना नहीं ला सकते और जो दूसरे बच्चे होते तो वो अनइक्वालिटी तो हो रही है, उसके पास खाना है तो वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अनइक्वालिटी ऐसे हो सकती है। तो सरकार ने एक स्कीम चलाई 2001 में है, फिर उसको पूरे देश में लागू कर दिया था, हमने यही पढ़ा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो बच्चे थे वो जो पुअर चिल्ड्रंस थे उनको खाना मिल पा रहा था और वो भूखे पेट नहीं रह रहे थे, मतलब जो और किसी के जो मदर्स एंड फादर हैं वो खाना अपने बच्चों के लिए नहीं बना पा रहे, मतलब वो जल्दी ऑफिस चले जाते थे
तो इनसे भी मतलब उन्हें खाना नहीं मिल पाता था, जो प्रोवाइड नहीं कर पाते तो स्कूल कर देते थे, ठीक है, लंच का। और कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि खाना लेने के लिए जाते थे घर में लंच का, और फिर वो वापस स्कूल अटेंड नहीं करते, मतलब वो वन पीरियड का अटेंड करते थे, सेकंड पीरियड का नहीं करते थे अटेंड। जो उनका सेकंड मतलब लंच अभी हमारा अब ब्रेक होता है, फिर ब्रेक के बाद जो क्लासेस होती है वो अटेंड नहीं करते थे, तो वो आधे बच्चे ऐसे ही छुट्टी मार लेते थे हाफ डे की, ठीक है। और उससे क्या हुआ, जब ये चालू हुआ तो उससे हमें प्रोवाइड हुआ कि जो सारे बच्चे थे उनको अटेंडेंस में जो जितनी भी उनकी इम्प्रूव होती गई। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका हम आंसर लिखेंगे द मिड डे मील सिस्टम promotes equality because it helps to reduce caste produced as the both upper and lower caste students used to eat meal together, and in few places adult humans are appointed to cook food. ओके, तो इसका आप ये आंसर लिख सकते हैं, और आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें। Suggest some measures to ensure equality in society। तो यहाँ पे हमें कुछ सजेस्ट करना है कि अनइक्वालिटी में जो हमारी सोसाइटी है वो अनश्योर इक्वालिटी रहे। मतलब अनश्योर इक्वालिटी हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे जैसे किसी के साथ हम क्या करते हैं, अनइक्वालिटी ट्रीट करते हैं उन्हें, उससे हमें हेल्प मतलब अनइक्वली ट्रीट ना करें उन्हें हम क्या करें कि अनश्योर इक्वलिटी मतलब उन्हें इक्वल ट्रीट करें सबको। तो ये सब कुछ हमें अपनी सोसाइटी में कुछ ऐसे सजेस्ट देने हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम लिख सकते हैं, सजेस्ट सम मेजर्स टू ensure equality in society, share household chores and child care equality, watch for signs of domestic violence, support mother and parents, reject unrest and ये आप मत देखिए, ठीक। तो ये देखिए आपको ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है, ये वाली लाइन मत लिखिए, आप ये सब लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हेल्प ह्यूमन गेन पावर। ओके, तो आप ये इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट पे चलते हैं। इस वर्कशीट के हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, और इस वर्कशीट में हमने इक्वालिटी के बारे में जाना। तो ठीक है, आपने इतने सारे एग्जांपल्स जाने, तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको ये जो इस वर्कशीट में जो मैंने एक्सप्लेन करा वो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप न्यू हैं तो आप जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं व्यूवर्स, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो वीडियोस होंगी ऐसे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा सबसे पहले। तो बाय फ्रेंड्स।